हाँ सर। तो क्वेश्चन m नंबर 4 लेस में देन m लेस हाँ, देन 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 को कल हम लोग ने कंटिन्यू किया था। क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू करते करते हम लोग यहाँ इस स्टेज पे पहुंचे थे जहाँ पे इनइक्वालिटीज का फॉर्मेशन हुआ था। तो मैंने बताया था इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था इस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले ले। ये आपने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। और जब जैसा कि जानते हैं कि किसी भी इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी में हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो लेस देन जीरो हो जाएगा, और लेस देन जीरो होता है तो वो ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। अब आपको बेसिकली इस वाली इनइक्वेशन का जवाब चाहिए। तो बेटा तुमने इसके फैक्टर किए होंगे, तो इसके फैक्टर आप बता सकते हैं क्या है? हाँ सर। तो वो आया था लेस देन एक, हाँ, -2 चलिए मैं आप अपॉन। चलिए मैं आपको फैक्टर करना बता देता हूँ कैसे करने हैं इसके फैक्टर। तो सबसे पहले आपने किया होगा 29 इंटू 4, 29 इंटू -4, 116। 116 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि 56 आ जाए। कर सकते हो? हाँ सर। 116, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, यानी कि ये तो डायरेक्टली दिख रहा है 58 2 जा। 58 2 जाए तो डायरेक्टली दिखने लग गया, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हो गया 29m² माइनस 58m प्लस 2m माइनस 4 लेस देन 0। इसमें हम 29m कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा m-2, और इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा m-2 लेस देन 0। तो ये बन जाएगी 29m प्लस 2 और m-2 लेस देन 0। तो बेटा अगर आपको वेवी कर्व पैटर्न पता होगा या नहीं भी पता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करते हैं, और दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे। एक बार m की वैल्यू आएगी -2/29, एक बार m की वैल्यू आएगी 2। तो वेवी कर्व पैटर्न के अकॉर्डिंग हम वेव चलाते हैं, तो ये एक वेव क्रिएट करते हैं। यहाँ प्लस होता है, वेव नीचे होती है तो माइनस होता है, फिर प्लस हो जाता है। तो आपके पास रीजन कौन सा है? लेस देन 0 वाला। तो लेस देन 0 वाला रीजन कौन सा हुआ? जो नीचे की तरफ है। तो लेस देन 0 वाला जो रीजन होगा वो नीचे की तरफ है, तो आपका आंसर हो जाएगा m बिलोंग टू -2/29 से लेकर के 2। तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है। तो बेटा हाँ सर। तुमको अगर वीवी कर्व पैटर्न नहीं पता है, ये पहली की क्लासेस में पढ़ाया जाता है, क्लास 11th की बिगिनिंग में। अगर आपको ये नहीं पता है तो हम आपको अलग से बता दें। ओके। पता है बेटा, ये 11th में बिगिनिंग में पढ़ाया जाता है। नहीं सर, ये नहीं पता था। सबसे स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में होता है, सेट्स में, रिलेशन में, फंक्शन में, सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। ओके। जिससे लिखा है x-2 x-1 ग्रेटर देन 0। तो इसका हाँ, आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू 2, 1। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे तो x2 आएगा, एक बार इसको 0 करेंगे तो x1 आएगा। उसको हाँ नंबर लाइन पे अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले इस तरफ आता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। जहां प्लस होता है वो ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट होता है, जहां माइनस होता है वो लेस देन 0 वाला पार्ट होता है। तो ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट तुम्हारा ये हो गया, यानी आपका इस केस में आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। इस तरह से बेटा आंसर लिखा जाता है वेवी कर्व पैटर्न को यूज करके। और अगर मान लो यही पे क्वेश्चन होता कि x-2 x-1 लेस देन 0, तो ये आंसर आपका हो जाता x बिलोंग टू 1 से 2, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब जहां पे वेव नीचे चली जाती है वो लेस देन 0 वाला क्वेश्चन होता है, जहां पे वेव ऊपर रहती है तो वो ग्रेटर देन 0 वाला क्वेश्चन होता है। तो बेटा ये वेवी कर्व पैटर्न होता है, इसकी क्लास जो है कम से कम 5 दिन चलती है, तब बच्चों को ये समझ में आता है कि वेवी कर्व पैटर्न हमें कैसे यूज करना है। तो अगर तुम्हें पढ़ना है तो उसको फिर तुमको अलग से पढ़ना पड़ेगा, तब तुमको ये समझ में आएगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स में ही आता है।
ओके। हाँ, तुमने कहा था तुमने फंक्शंस पढ़ा हुआ है, तो फंक्शंस जिन बच्चों ने पढ़ा होता है उनको ये पता होता है। तो ये तो अभी हमने काम चलाओ बता दिया है, लेकिन तुमको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो तुम बता देना, इसमें कम से कम 5 टर्न लगेंगे तब जाके कंप्लीट होता है। बट पहले लाइक चैप्टर कंप्लीट करने पे फोकस करते हैं। हाँ हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर जो है क्वेश्चन तो हो गया, तो ये उस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक किया था, कौन से क्वेश्चन बताना है? हाँ, फिफ्थ वाला कर रहा। अच्छा, तुमने किया नहीं था घर पे? नहीं सर, फोर्थ वाला किया था बट फिफ्थ वाला हमें करना है। फिफ्थ वाले से स्टार्ट करना है। अच्छा चलो ठीक है, कर लो। ये फिफ्थ क्वेश्चन मैंने फाइनली लगा दिया। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है द लाइन 2y minus x is equal to 12 intersect the circle at the points a and b। ये तो कल वाले ही क्वेश्चन हो गया, अगर तुम घर पे कर लेते तुमसे हो जाता। तो ये जो लाइन है सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट का नाम है ए, दूसरा पॉइंट का नाम है बी। तो जल्दी से लाइन और सर्कल को आपस में सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे? ये जो लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन से आप यहाँ पर x या y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे x की वैल्यू निकालना आसान है, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये x की वैल्यू आ गई। 2y। अब हम x की वैल्यू उठा करके सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये मैंने सर्कल की इक्वेशन में x की वैल्यू उठा करके पुट कर दी। हाँ, ठीक है, तो बेटा इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगी y की वैल्यू। तो सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 टू जा 4 और 12 4 जा 48 y प्लस y स्क्वायर माइनस 10 टू जा 20y माइनस माइनस प्लस 120 माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब हम टर्म्स कनेक्ट करेंगे लाइक टर्म्स। एक 4y के साथ y स्क्वायर है, एक 48y के साथ 20y है, और एक 12y है। तो ये आपके लाइक टर्म्स हो गए y वाले। और जो कांस्टेंट टर्म है वो एक 144 है, एक 120 है, और एक 36 है, इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास टर्म्स है। ये क्वेश्चन बन गई 5y स्क्वायर माइनस, ये हो गया 20 30 32 32 और 48। तो तुम्हारे पास है 32 और 48, ये हो गया 80, यानी कि माइनस का 80y। फिर क्या क्या है, 144 प्लस 120 प्लस 36, ये आपका 300 हो गया इज इक्वल टू 0। पूरी क्वेश्चन को 5 से डिवाइड कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 80/5 कितना होगा, 16 हो जाएगा, यानी 16y 5 6 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम 60 के ऐसे फैक्टर करेंगे ताकि 16 आ जाए। तो 10 इंटू 6 60 भी होता है, तो हम उसी को यूज करेंगे। तो हो जाएगा माइनस का 10y माइनस का 6y प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इसके हम फाइनली फैक्टर करना चालू कर देंगे, तो हो जाएगा y टाइम्स y माइनस 10 माइनस 6 टाइम्स y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो उसके फैक्टर हो जाएंगे y माइनस 10 y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से y की वैल्यू आएगी 6 और 10। तो तुमने बेटा ये आंसर तो नहीं बताया था, y की वैल्यू 6 और 10 तो बताई नहीं थी तुमने। नहीं वो वैल्यू वो तो मैं करने वाला था बट वो जो क्वाड्रेटिक आया था वो बताता था। चलो, तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x निकालना है, तो इस इक्वेशन को हम यूज करके x निकाल लेंगे। तो
x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, निकालो जल्दी से, हमको बताओ। हाँ सर, एक सेकेंड। यहाँ से एक बार हम लोग अब चेक करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 2y माइनस 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें y की जगह 6 पुट करेंगे, तो हो जाएगा 6 टू 12, तो 12 माइनस 12 हो जाएगा 0। और एक बार हम y की जगह 10 पुट करेंगे, तो 10 टू 20, 20 माइनस 12 8। यानी बेटा तुम्हारे पास जो तुमने पता है एकदम सही है। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट हो गया जब x 8 है तो y 0 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया जब क्या है, तो y 8 है। ओके ये तो x की वैल्यू है, ठीक है। हाँ 8। तो x की वैल्यू हो गई 8 कॉमा, तो मैंने गलत लिख दी है, चलो मैं सही लिखता हूँ। तो आपके पास एक पॉइंट आ गया, मान लो पॉइंट A है, तो आपने जब y 6 डाला है तो x 0 आ रहा है। दूसरा पॉइंट हो गया B, जब आपने y की जगह 10 डाला है तो x 8 आ रहा है। ये दो पॉइंट आ गया। तो ये एक पॉइंट हो गया आपका 0,6, एक पॉइंट हो गया आपका 8,10। चलिए फिर क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो पहला पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये तो तुम 10 बार पढ़ चुके हो कि किसी हाँ, भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन हम m1 कैसे निकालते हैं। 90। तो अगर तुम्हें याद होगा तो तुम कर लोगे, नहीं याद है तो सर दोबारा एक देखो। सेकेंड, सर एक सेकेंड, ये कर दरवाजा सकते बंद हैं, कर रहा है, बहुत आवाज आ रही है। ठीक है करो। हाँ सर। तो हमें निकालनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ए बी की। तो एपी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बेटा तुम निकाल के दो जल्दी से। यहाँ पे लिखा था कि आपको ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं उसके लाइन बन रही है ए बी, तो आपको ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी का स्लोप निकालते हैं। तो जो ए बी का स्लोप होगा वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ वही किया। 10 माइनस 6 हो गया 4, और ये हो गया 8, तो ये हो गया 1/2। हाँ अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो स्लोप होगा वो होगा -2। अब हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास हो रहा होगा, ए बी के मिड पॉइंट से। मुझे मिड m पॉइंट हम निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट होगा 0 प्लस 8/2 कॉमा 6 प्लस 10/2। तो आपके पास ये मिड पॉइंट निकल करके आ जाएगा 4 कॉमा 10 प्लस 6 16/2 8। तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। ये जो पॉइंट है आपका ये है 4,8। अब आपके पास फिक्स पॉइंट पता है 4,8 है, और स्लोप पता है -2 है। तो आप क्या करेंगे, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 4,8 से पास कर रहा है और उसका जो स्लोप है वो -2 है। तो ये वाला पॉइंट ट्रीट करेगा एज ए x1 y1 की तरह, और आप ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी कितनी होगी, दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू -2x प्लस 8। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 8। तो आपका आंसर आ गया y प्लस 2x इज इक्वल टू 60। ये आपका आंसर आ गया सी पार्ट का। तो बेटा ये आंसर निकालना था। तो अब हमारे पास
इस क्वेश्चन का सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सी में लिखा है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी। तो एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने निकाल दिया उसकी इक्वेशन। वो सर्किल को पी और क्यू पर मीट करता है, तो हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू है 16 माइनस 2x। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12y। y की वैल्यू है 16 माइनस 2x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो आपको पता होना चाहिए। 16 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 256। ठीक है, 250। और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 2 जा 4, 16 4 जा 64, 64x माइनस 10x माइनस 12 इंटू 16 192 माइनस माइनस प्लस 24x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब हम टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे। 4x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर। उसके बाद x वाले टर्म जो है एक 64x है और एक 10x है और एक है 24x। और जो कांस्टेंट टर्म है आपके, वो कांस्टेंट टर्म है 256 माइनस 192 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो क्या 5x स्क्वायर, 64 और 10 हो गया 74, और 74 में से 24 माइनस कर दो तो आ जाएगा 50, तो जाएगा माइनस का 50x। फिर क्या है 256 प्लस 36, ये हो गया 292। 292 में से माइनस कर दो 192, तो ये हो जाएगा 100। ये प्लस का 100 इक्वल टू 0। और 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ गई इक्वेशन। अब 20 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि हमारे पास 10 आ जाए। हाँ, तो दैट विल बी हाँ -10 आना चाहिए। तो तो बता सकते हो कि हाँ सर, 20 के हम बताओ 20 किस किस में जाता है? तो नहीं सर, नहीं पता। ये वाले फैक्टर थोड़े से अजीब टाइप के हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं यहाँ पे 9 आ रहा हो। तुमने सॉल्व किए क्वेश्चन, देख लेना एक बार, चेक कर लो। हो सकता है एक आध नंबर ऊपर नीचे हो गया हो तभी एग्जैक्ट फैक्टर नहीं हो रहे, वरना फैक्टर एग्जैक्ट होने चाहिए था। नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो फैक्टर एकदम एग्जैक्ट नहीं हो रहे, एग्जैक्ट होने चाहिए थे। चलो ऐसे केस में फिर जो है तुम डी निकालो। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी हो जाएगा 100 माइनस 80। 100 माइनस 80 कितना होगा, 20। 20। धराचार फॉर्मूला पता है ना, उसी से रूट्स निकालो। धराचार फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो माइनस बी क्या हो गया, बी आपका -10 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस रूट डी, डी आपका 20 है अपॉन 2a, ए आपका 1 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस माइनस रूट 20 होता है 2√5 अपॉन 2, यानी आपका x आ गया 10 प्लस माइनस √5। यह आ जाएगा 5 प्लस माइनस √5।
ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, नीचे से कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा। √5 की वैल्यू कितनी होती है? √5 2.5 तो एक पॉइंट आपका आपका आएगा 5 प्लस √5, दूसरा आंसर आ जाएगा 5 माइनस √5। तो √5 का वैल्यू है 2.23। तो आपका एक पॉइंट आ जाएगा 5 प्लस 2.23 और दूसरा आ जाएगा 5 माइनस 2.23। तो 7.23। ठीक है, अब आप अपने आप कर लीजिएगा। ये वाला x की 2 वैल्यूज आ गई। अब x की 2 वैल्यूज आ गई तो x की 2 वैल्यूज यूज करके आप y की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो y कैसे निकलेगा? 16 माइनस 2x। यहाँ पर x की दोनों वैल्यूज पुट करेगा तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो आपके पास ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, एक ये भी पॉइंट आ जाएगा और एक ये भी पॉइंट आ जाएगा। यही पॉइंट आपसे पूछा है। सी वाला पार्ट हो गया। अब क्या पूछ रहा? आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया पूछ रहा है। आपके पास इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल तुमको दिख रहा होगा कि ए बी था और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हो गया। वो क्वाड्रिलेटरल अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये पॉइंट था आपका P और ये पॉइंट था आपका Q, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल पर P और Q पे मीट करता है। अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास बनेगा ये क्वाड्रिलेटरल। ये देखो क्वाड्रिलेटरल बन करके तैयार हो गया। ओके। है ना? अब इसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। अब इस क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये है कि इसके चारों वर्टेक्स पता है। जब चारों वर्टेक्स पता होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? ये डी वाला पार्ट हो गया, लास्ट वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं। हम करेंगे नहीं तो मैं ट्रिक बता देते हैं, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल या किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए हम उसके वर्टेक्स लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x1 y1, फिर लिखेंगे x2 y2, फिर लिखेंगे x3 y3, फिर यहाँ पे 4 है तो डंडा x4 वाला y4 भी आएगा। ठीक है, और लास्ट में x1 y1 दोबारा लिख देते हैं और बाहर हाफ लगा देते हैं। अब तुम्हारे पास सारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता है तो यहाँ पुट करने पड़ेंगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया को लिखने का तरीका हम बताते हैं। सबसे पहले ऊपर से नीचे आते हैं, x1 y2, फिर x2 y3, फिर x3 y4, फिर x4 y1। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। फिर माइनस का ब्रैकेट लगाएंगे, फिर नीचे से ऊपर जाते हैं, x1 y4, x4 y3, x3 y2, x2 y1। इसको यूज करके आप क्वाड्रेटर का एरिया निकाल लेंगे और आपका डी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो काफी आसान निकल करके आते हैं, बहुत टिपिकल कोऑर्डिनेट नहीं होते। जैसे यहाँ पे निकले थे ए और बी के पॉइंट्स 0,6, 8,10, तो इसी तरह से इंटीजर कोऑर्डिनेट्स निकल के आते हैं। तो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स जब आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके। तो ये क्वेश्चन आपका जो 5th वाला है ये कंप्लीट हो गया। इसको एक बार आप रिव्यू कर लो, उस पर कुछ देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, शो दैट द सर्कल्स दिस एंड दिस टच ईच अदर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दे टच। ठीक है, देखिए कैसे इसका कॉन्सेप्ट आता है। इसका कॉन्सेप्ट सीखिए एक बार। ये पहला सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है। अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं तो इसका मतलब दोनों के पहले सेंटर्स निकालना। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर्स, और दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। अगर दोनों के बीच के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के सम के इक्वल आ रही है, अगर दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, मान लो इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। यदि दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं C1 C2, वो किसके इक्वल आ जाता है? R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाता है। तो उसे हम कहते हैं, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस यदि R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कि हमारे सर्कल क्या करेंगे,
एक दूसरे को टच करेंगे, यानी सर्किल टच ईच अदर, ये तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है, तो पहले सर्कल का बेटा सेंटर बताओगे क्या है? हाँ सर। ये है आपका पहला सर्कल। x माइनस जीरो दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो दी होल स्क्वायर। पहले सर्कल का सेंटर है 0,0 और जो रेडियस है वो है 5। दूसरा सर्कल क्या है? वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24x माइनस 18y प्लस 125 इक्वल टू 0। इस तरह के सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालने के लिए मैंने तुमको एक स्टैंडर्ड दिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करते हैं। तो वहां से 2g जो होता है वो -24 दिखाई दे रहा है और 2f जो है वो -18 दिखाई दे रहा है और जो c है वो 125 नजर आ रहा है। तो g आपका हो गया -12, f हो गया -9 और c आपका हो गया 125। तो आपका यहाँ पे सेंटर निकल कर क्या आ गया? -g, -f, दैट इज 12,9। और मैंने आपको रेडियस भी हटवा दी थी। रेडियस होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी का स्क्वायर कितना हुआ? 144। एफ का स्क्वायर कितना हुआ? 81 माइनस सी, सी कितना है? 125। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 144 प्लस 81 माइनस 125। 81 माइनस 125, तो दैट इज रूट आर 10। ठीक है, आ गया। चलो अब आपको क्या करना है? C1 पता पड़ गया, C2 पता पड़ गया। ये आपका हाँ C2 है, ये आपकी R2 है। C1 C2 R1 R2 सब पता पड़ गया। तो हम उसको पहले अगले पेज पे जाके लिख लेते हैं। C1 जो है आपका 0,0 है, C1 आपका 0,0 है और C2 जो है आपका वो 12,9 है। R1 जो है आपका, R1 आपका 5 है और R2 आपका 10 है। ठीक है, ऐसा कुछ डाटा आपके पास गिवन है। अब आपको चेक करना है क्वेश्चन करने के लिए कि सबसे पहले आप C1 C2 निकालिए। C1 C2 यानी कि अंडर रूट ऑफ 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो C1 C2 बेटा किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट ऑफ 225 के, विच इज इक्वल टू 50। अब बेटा R1 प्लस R2 निकालो। जब R1 प्लस R2 निकालोगे तो वो भी 15 आ गया। तो दैट मीन्स जो C1 C2 के बीच की दूरी है वो R1 प्लस R2 के बराबर है। हाँ सर। सर्किल टच ईच अदर। तो हमने प्रूफ कर दिया कि सर्किल क्या करेंगे? एक दूसरे को टच करेंगे। तो सर्किल टचिंग की कंडीशन मैंने आपको बता दी है। यदि कि C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के बराबर होता है तो हमेशा सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं, तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है कि जिस पॉइंट पे ये टच करते हैं वो पॉइंट आपको बताना भी है। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये टच करते हैं वो पॉइंट आपको बताना भी है। चलिए, तो वो एक लाइन हम बना लेते हैं। ये C1 कितना था? 0,0। C2 कितना था? 12,9। और यहाँ पर एक पॉइंट है जहां पर एक दूसरे को टच करते हैं, उस पॉइंट का नाम मान लो A है। और ये जो डिस्टेंस है, एक जगह डिस्टेंस कितनी थी? R1, R1 आपका कितना है? 5, R1 आपका 5 है और R2 आपका 10 है। यानी कि ये जो A पॉइंट है वो इस लाइन को 5:10 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो 5:10 का मतलब क्या होता है? 5:10 का मतलब होता है 1:2। 1:2। हाँ, तो सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं और हम जो है
इस ए पॉइंट को निकाल लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला भी अगर आपको नहीं पता है तो हम स्टैंडर्ड आपको अलग से बनवा देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई पॉइंट है x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 y2, यदि कोई पॉइंट जो होता है किसी लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड करता है तो वो p पॉइंट होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये p पॉइंट आपका कहलाता है। अब इस p पॉइंट की जगह यहाँ पर आपको a पॉइंट नजर आ रहा है, क्योंकि इसी a पॉइंट पर सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। अब आपको जल्दी से बताना है कि यहाँ पे ये a पॉइंट कैसे लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये आपका m है, ये आपका n है, ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2। तो x1 y1 की जगह जो आपका 0,0, m की जगह 1 है, n की जगह 2 है, और जो c2 है वो x2 y2 का काम कर रहा है, तो x2 y2 की जगह आपका 12,9 है। तो अब यूज कर लीजिए, नीचे वाले सेक्शन फॉर्मूले में सब डाल दीजिए, आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा जहां सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। तो जो आपका ए पॉइंट होगा वो होगा 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। ये पॉइंट आ गया। दिस इज 12/3 एंड दिस इज 9/3। आपका फाइनल आंसर निकल करके आया 4,3। ये एक पॉइंट है जहां पे सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। सर्कल टच ईच अदर at point A, which is 4,3. ओके। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग 7th वाला है, उसमें लिखा है टू सर्किल हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लिखा है द एक्स एक्सिस इज अ कॉमन टैंजेंट टू द सर्कल। The point P, 2 lies on both circles. The center of each circle lie on the line this. Plus y is equal to 22. Find the equation of each circle. तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं। एक्स एक्सिस क्या है? दोनों सर्कल की टैंजेंट है, कॉमन टैंजेंट है। हाँ ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक सर्कल नीचे और एक सर्कल ऊपर है। तो नीचे और ऊपर क्यों? तो कहाँ बना है तुम बताओ? अच्छा ओ हाँ, एक्स एक्सिस। ओके। हाँ, एक्स एक्सिस उसकी टैंजेंट है ना। हाँ हाँ ओके। ये हमने बना दिया, ऐसे हमने बनाए हैं ताकि एक्स एक्सिस उसकी टैंजेंट नजर आए। द पॉइंट 8,2 लाइज ऑन बोथ सर्किल। 8,2 लाइज ऑन बोथ सर्किल, इसका मतलब डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा। डायग्राम तो नहीं बनेगा, इसका मतलब डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा डायग्राम। अच्छा, वर्टिकली नहीं? नहीं नहीं, वरना 8,2 लाई नहीं कर पाएगा। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, या हो सकता है इसको उधर खिसका दें, सभी डायग्राम पॉसिबल है। ठीक, क्योंकि यहाँ लास्ट वाले पार्ट में कह रहा है कि प्रूफ करो कि इस सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी है, तो इसका मतलब सर्कल ऐसे ही बनना है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो इस सर्कल पे, दोनों सर्कल पे कॉमन पॉइंट है, उस कॉमन पॉइंट का क्या नाम है? वो कॉमन पॉइंट है आपका 8,2 से ये दोनों सर्कल पास करते हैं और एक्स एक्सिस उसकी टैंजेंट है। तो ये डायग्राम साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि एक्स एक्सिस उनकी कॉमन टैंजेंट हो गई ये, और दोनों सर्कल इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। उस पॉइंट का नाम है 8,2। ठीक है, द पॉइंट 8,2 लाइज ऑन बोथ सर्कल्स। तो ये हमने बना लिया। कह रहा द सेंटर ऑफ ईच सर्कल लाई ऑन द लाइन दिस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों सर्कल के लिए एक लाइन बना लेते हैं।
तो सबसे पहले चेक कर लो क्या इस लाइन पे 8,2 लाई करता है क्या? हाँ सर। नहीं, नहीं करता है। नहीं, आपने दैट उसके मींस थ्रू पास तो किया। अच्छा, नीचे, ओ नीचे आपने ड्रॉ किया, हाँ नहीं, पास नहीं करता। कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है कि नहीं, तो उसका तरीका ये होता है कि पॉइंट को उठा करके लाइन की इक्वेशन में ड्रॉ कर पुट कर दो। अगर पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसका मतलब वो पॉइंट उस पर लाई करता है, अदरवाइज नहीं करता है। हम्म। तो एक सर्किल बड़ा हो सकता है, एक सर्किल छोटा भी हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, इस सर्किल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ऐसा भी डायग्राम हो सकता है। अब हम बना सकते हैं कि एक ऐसी लाइन जिसमें दोनों सर्किल के सेंटर लाई करें। एक लाइन बना दी हमने ऐसी जिसमें दोनों सर्किल के सेंटर क्या करें, लाई करें। ये लाइन बना दी। अब डायग्राम कुछ पहले से और सही हो गया। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं डायग्राम सही होता जा रहा है। तो दोनों सर्किल के जो सेंटर है, द सेंटर ऑफ ईच सर्किल लाइज ऑन द लाइन दिस। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 22। तो हम मान लेते हैं कि x आपका a है। अगर x आपका a होगा तो y क्या होगा? अगर x आपका a होगा तो y क्या होगा? y हो जाएगा आपका 22 22। माइनस बताओ। 22 माइनस ए अपॉन 2। चलो हम बताते हैं कैसे निकालते हैं। देखो ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 22। इसमें x की जगह a पुट कर दो। हाँ, तो सो यहाँ से y निकल के आएगा आई इज इक्वल 22 टू 22। माइनस a अपॉन 2। ये हाँ सर, आएगा। बोला। तो आपका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बन गया a कॉमा 22 माइनस a अपॉन 2। ठीक है, चलिए तो उल्टा कर लेते हैं। सीधे सीधे में दिक्कत हो रही है, उल्टा कर लो। अपॉन 2 दिक्कत कर रहा है, चलो अच्छा लिखे रहने दो, ये भी चलेगा। नहीं सर, वही चलो हटा दो, अपॉन 2 में हटा देते हैं। कैसे हटाने का तरीका समझो। हम x a नहीं लेते, हम y को a ले लेते हैं। y को एज्यूम कर लो कि तुम्हारा y a है। तो बताओ x कितना आएगा? x इज इक्वल टू 2a। चलो हम सो तुमको बताते x हैं। प्लस 2a इज इक्वल टू 22। x प्लस 2a इज इक्वल टू 22। तो x आ जाएगा आपका 22 माइनस 22 माइनस 2a। ये x हो गया और y तुम्हारा a है। अब ये पॉइंट फिर भी ठीक लग रहा। अब इस पॉइंट की किससे डिस्टेंस है? 8,2 से डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? रेडियस के इक्वल होगी, है ना? हाँ। क्योंकि जो सर्किल है वो 8,2 से पास करता है। ठीक है, और x एक्सिस दोनों की कॉमन टेंजेंट है, तो ये तो आसान हो गया। अगर x एक्सिस दोनों की टेंजेंट है और अगर हम इसके सेंटर तक पहुंचे, तो सेंटर तक पहुंचेंगे कैसे? पहले वाले सर्किल में पहले हम x में इतना चलेंगे और y में इतना चलेंगे, तभी हम पहुंच पाएंगे। तो हम x में कितना चले? x में चले 22 माइनस 2a। और y में कितना चले? y में चले a। तभी हम उसके सेंटर तक पहुंच पाए, है ना? हाँ। तो क्वेश्चन तो हो गया। अब एक काम कर लो, रेडियस तो तुमको दिखने लगी कि उसका a है, तो रेडियस उसकी a यूनिट है, क्योंकि वो x एक्सिस को टच कर रहा है। x एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस उसकी a यूनिट हो जाएगी। अब एक काम करो, तुम्हारे पास ये जो OP डिस्टेंस है उसको a के इक्वल कर दो। तो OP डिस्टेंस निकाल पाओगे? वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है आपका ये। P कौन सा सर पॉइंट है? एक्चुअली एक एक मिनट, कॉमा। मेरे को दूसरे रूम में चले जाओ। यहाँ पे हाँ हाँ, दरवाजा विंडो बंद करके भी बहुत आवाज आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपकी जो OP डिस्टेंस है वो a यूनिट के बराबर है। तो जल्दी से OP डिस्टेंस अगर a है तो OP का स्क्वायर भी, चलो बताओ OP डिस्टेंस। सो दैट विल बी a माइनस, हाँ सर। चलो मैं तुम्हें करके देखता हाँ, हूँ।
22 minus 2a minus 8 का होल स्क्वायर प्लस प्लस a minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होल r रूट। r स्क्वायर इज a। अच्छा हाँ ओके। तो आप एक काम कर लो, 22 minus 8 कितना होता है? 22 minus 8 14 होता है। तो ये मेरा 14 minus 2a का होल हाँ स्क्वायर 14 a minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये सॉल्व कर दो। 2 2 जा 4, 14 4 जा 56। ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। इसका 68 196 प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बनी? a स्क्वायर माइनस ठीक है। 50 कैसे फैक्टर करो कि 15 आ जाए? तो 10 5 जा 50। सर आपको -68 कैसे मिला? बेटा -56a -4a जो होता है -60 होता है। अच्छा ओ आपने वैसा किया ओ, मैं तो सेपरेटली कर रहा हूँ ये सब। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 10 और 5। हाँ तो a की दो वैल्यूज आ गई, इसका मतलब दो सेंटर आएंगे और दो रेडियस आएगी। दो सेंटर दो रेडियस आएंगे तो दो सर्किल आ जाएंगे। हाँ चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। तो आपके पास a की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो आपका जो सेंटर है 10 का 5 तो दोनों सर्किल की इक्वेशन मैच करिए पीछे से। हाँ सर। तो सम क्या था? x minus 12 the whole square plus y minus 5 the whole square is equal to 25 and x minus 2 the whole square plus y minus 10 the whole square is equal to 100। 22 minus 2a comma a, ये आपका होगा सेंटर। हाँ तो बताओ a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू हो गई 10। तो 22 माइनस 20 यानी कि 2 कॉमा 10 और ये तुम्हारी रेडियस हो गई 10। दूसरा सेंटर बताओ, उसमें a की जगह 5 डाल दो तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। 22 माइनस 10 यानी कि 12 हो जाएगा। 12 5 हो गया और तुम्हारा a आंसर 5 है। हो गया। तभी तो पहले हाँ सर्किल की इक्वेशन हो गई x सर्किल माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर और दूसरा हो गया x x माइनस 12 का होल स्क्वायर plus y minus 5 the whole square is equal to 5 square। ये दोनों आंसर तुम्हारे निकल के आ गए। हाँ सही है। ठीक है,